सत्ता और शक्ति हमेशा राजनीतिक और सामाजिक अवसंरचनाओं को एक नया रूप देते हैं। पावर एंड पॉलिटिक्स आर सिंबॉलिक एंड गोज अलोंग विथ ईच अदर। मौजूदा दिल्ली की सरकार एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार है। अरविंद केजरीवाल एक दमखम रखते हैं राजनीति में, और सेम वही दमखम केंद्र में नरेंद्र मोदी जी रखते हैं। राजीव गांधी के बाद पहली ऐसी सरकार है जिसको एक इकलौती पार्टी को पूरा बहुमत प्राप्त हुआ था 14 में। 19 में तो आके वो बहुमत 300 के ऊपर चला गया अकेले बीजेपी को, और यहीं से एक टसल स्टार्ट हुआ। 2015 में जब केजरीवाल की सरकार आई तो केजरीवाल के सरकार के बीच और नरेंद्र मोदी के सरकार के बीच एक टसल स्टार्ट हुआ दिल्ली में। दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, दिल्ली की अपनी सीमाएं हैं, अपने बाउंडेशंस हैं और अपने रूल्स एंड रेजिम्स हैं। और आप सबने देखा होगा जो रिसेंट डेज में नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस एक्ट 2023 जो पास हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है दिग्विजय और आपका स्वागत है हमारे चैनल द रियल बायोलॉजी में। आज हम बात करेंगे दिल्ली के बारे में, केंद्र सरकार के बारे में, ऑर्डिनेंस जो आया है उसके बारे में। लेकिन सबसे पहले हम आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना चाहते हैं। 1991 का समय था जब दिल्ली का स्टेट रूट का डिमांड अपने पीक पर था। बालाकृष्णन जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दिया कि दिल्ली में लेजिस्लेचर की स्थापना की जाएगी, और लेजिस्लेचर की स्थापना के साथ ही लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी वहां पे रहेंगे, क्योंकि दिल्ली पहले से यूनियन टेरिटरी था। और लेफ्टिनेंट गवर्नर को पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, ये 3 चीज दी जाएंगी। इन 3 चीजों को छोड़ के स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, इन दोनों पे दिल्ली की जो सरकार है, दिल्ली की जो लेजिस्लेचर है, इस पे लॉ बना सकती है। लेकिन उसके साथ में यह भी कहा गया कि अगर दिल्ली लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए लॉ पे एलजी सहमत नहीं करते हैं तो वो उस लॉ को रेफर कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए। क्यों? क्योंकि एलजी को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट काम किस पे करता है? एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सरकार बनाते हैं, केंद्र की सरकार, पार्लियामेंट में। तो यहीं से ये सब स्टार्ट हुआ। दिल्ली का क्या तर्क है अरविंद केजरीवाल जी का कि हम चुने हुए सरकार हैं, हम इलेक्टेड गवर्नमेंट है। और इलेक्टेड गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि उनके पास बहुमत है। साथ में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार के वहां पे मुखिया होते हैं, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की अपनी अलग शक्तियां हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में विवाद भी उत्पन्न हुआ, और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज का यहाँ तात्पर्य क्या है? सर्विसेज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सर्विसेज है, सर्विस को ट्रांसफर है, अपॉइंटमेंट है, वो सर्विसेज हम एलजी के परव्यू से हटा के दिल्ली सरकार को उसका परव्यू दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया, लेकिन नेक्स्ट डे ही केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस लाके इसको ओवरटर्न कर दिया, और जो परव्यू था सर्विसेज का उसको हटा के फिर से एलजी के पाले में लाके डाल दिया। आप जानना चाहेंगे कि ऑर्डिनेंस क्या होता है? ये नया जुमला तो नहीं बोल रहा हूं मैं। ऑर्डिनेंस भारतीय संविधान का एक हिस्सा है। आर्टिकल 123 में ऑर्डिनेंस के बारे में कहा गया है कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को तब लाएंगे जब दोनों सदन हाउस में ना हो, या दोनों में से कोई एक सदन हाउस में ना हो, इधर लोकसभा और राज्यसभा। तो क्या होता है कि ऑर्डिनेंस हम तब लाते हैं जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन होता है, और ऐसी सिचुएशन होता है जिसमें हम अगले सेशन को बैठने तक वेट नहीं कर सकते हैं। तब प्रेसिडेंट को ये पूरा अधिकार है कि वह आर्टिकल 123 का यूज करते हुए ऑर्डिनेंस को लेके आ सकते हैं। गवर्नर भी लेके आते हैं साइमल्टेनियसली स्टेट्स में। ऑर्डिनेंस हम समान विधि पे ला सकते हैं, मनी बिल पे ला सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए हम ऑर्डिनेंस लेके नहीं आ सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ने इस केस में ऑर्डिनेंस लेके आया, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के पास वो आखिरी राइट है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताती है कि आप ऑर्डिनेंस नहीं लेके आ सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के लिए, तब एक कानून तो बन गया है, लेकिन एक कानून नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आखिरी लाठी सुप्रीम कोर्ट के पास ही है अभी। सबसे पहले हमें जानते हैं कि ऑर्डिनेंस तो आ गया, लेकिन इस ऑर्डिनेंस को लाने का मतलब क्या था? ये सर्विसेज आखिर है क्या, और इसकी क्या बॉडी बनाई है केंद्र सरकार ने? तो केंद्र सरकार ने कहा है कि दिल्ली में ग्रेड ए के जितने ऑफिसर्स हैं उनके तबादले के लिए, उनके अपॉइंटमेंट के लिए सोल अथॉरिटी होगी एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। उसके साथ ही नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की स्थापना की जाएगी, और नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी विल बी
चेयर्ड बाई चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। केजरीवाल जी उसको चीफ करेंगे। बाद में प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली एंड होम सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली। होम सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोथ आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और केजरीवाल तो है ही सरकार के हिस्सा। तो ये तीनों लोग एक अथॉरिटी बनाएंगे और वो अथॉरिटी डिसाइड करेगा कि किस ऑफिसर का तबादला कहां पे करना है। ये हो गई बात। अब इसके बाद देखिए, हार्मनी सबसे बड़ी चीज है, लोगों का वेलबींग सबसे बड़ा चीज है। दिल्ली के लोगों का वेलबींग, कैसे हम लोगों का वेलबींग करें, कैसे लोगों को एक अच्छे और उन्नत भविष्य की तरफ लेके जाएं, सरकार का उद्देश्य ये होना चाहिए। हमारे संविधान के भाग 7 में सेपरेशन ऑफ पावर का प्रावधान है, जिसमें स्टेट और सेंटर को अलग अलग आहर्ताएं और सुविधाएं दी गई हैं। लेकिन दिल्ली इज ए क्लासिकल एग्जाम्पल। दिल्ली एक क्लासिकल एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी है। दिल्ली आम राज्यों की राजधानियों की जैसे नहीं है। दिल्ली पटना नहीं है, दिल्ली लखनऊ नहीं है। दिल्ली में अनेकों देश के दूतावास हैं, एम्बेसीज हैं, हमारा पार्लियामेंट है, राष्ट्रपति भवन है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, डीआरडीओ का मुख्यालय है। तो दिल्ली एक अलग होल्ड रखता है। दिल्ली भारत का नाक है, फेस है भारत का। दिल्ली में राइस में जब डायलॉग होता है, तो जब इंग्लैंड और यूएसए में जब जो पेपर छपते हैं वहां के, उसमें केंद्र सरकार के फैसले को दिल्ली गवर्नमेंट का डिसीजन बोला जाता है। तो दिल्ली के अपने अलग अलग प्रारूप हैं। केजरीवाल जी की हमेशा डिमांड रही है कि दिल्ली को आप कंप्लीट स्टेट का दर्जा दीजिए। अरे दे सकते थे, लेकिन नहीं दे सकते हैं, या उसकी कुछ बाउंडेशन है, वो एक डिबेट का विषय है, और उस पर केंद्र सरकार या सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले तो बेटर है। हम और आप जजमेंट करने वाले कौन होते हैं? हम तो बस उसी बातों का तर्क और कुतर्क कर सकते हैं, वितर्क कर सकते हैं, जो बात ऑलरेडी लिखित है या जिस पे डिस्कशन चल रहा है संसद में। तो मेरा यही मानना है कि इन सारे बातों को परे करके, अलग हटके, देखिए एक बड़ा अच्छा कहावत है रूमी का, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। एब्सोल्यूट को हमने अपने संविधान में जगह ही नहीं दी है। हमारे संविधान में सबसे बड़ी चीज है हम, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिन्होंने संविधान को बनाया है, और हमारा ही वेलबींग सारा वेलबींग है। हमारे यहाँ सोवेर्निटी का प्रावधान है, लेकिन एब्सोल्यूटिज्म का प्रावधान नहीं है। तो ना तो केंद्र सरकार ना राज्य सरकार, किसी को एब्सोल्यूट पावर नहीं मिलना चाहिए। पावर रिस्पेक्टिव होना चाहिए, और उसमें ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी दोनों का एक सुंदर अमलमेगेशन होना चाहिए। यही सारी बातें थी दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल को लेके। और सुप्रीम कोर्ट के पास, जैसा मैंने शुरू में कहा, एक आखिरी डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट लेके आएगी कि ऑर्डिनेंस बिल जो है उसके तहत हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कर सकते हैं क्या। 239 AA के तहत दिल्ली को एक स्टेट्यूट का दर्जा मिला था, और वो स्टेट्यूट का दर्जा आज तक दिल्ली में चलता आया है। यही बात थी, यही सारी बात को डिस्कशन करने के लिए हम आपके समक्ष उपस्थित हुए। इफ यू वांट समथिंग, अगर आप कुछ हमसे नया फीड चाहते हैं तो प्लीज लेट अस नो। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि विल कम अप विद अ स्ट्रॉन्ग एंड इंक्लूसिव इनपुट्स। और हमारे बहुत सारे वीडियोस, अमेजिंग वीडियोस पड़े हैं हमारे वीडियो सेक्शन में, आप जाइए वहां देखिए। हम किसी एक क्षेत्र तक कन्फाइंड नहीं है, वी आर एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एज वेल एज। हम पोइट्री भी लाते हैं, साथ में कुछ ब्लॉगिंग्स भी हैं हमारे, जो एक काफी एक्सक्लूसिव और काफी एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं आप सबके लिए। वी इनकम्पास एवरी सोसाइटी, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए एंड यूथ के लिए। सबसे बड़ी बात यूपीएससी और बीपीएससी के छात्रों के लिए, जो एक ऐसा माइंडसेट आते हैं। देखिए आंसर राइटिंग तो आपको कोई करा देगा, लेकिन द माइंडसेट इज द मेन थिंग, परसेप्शन इज द मेन थिंग। जब आप ब्रॉड नहीं सोचेंगे, थिंक बिग, थिंक लार्जर, दैट्स इट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।